अमेरिका का जो एंटी गुट है उसका लीडर कहीं ना कहीं चीन बनना चाह रहा था मुस्लिम देशों का। जी, कहीं ना कहीं नहीं है, आप ये बात मान के चलिए ये है। और ये बात जिस तरीके का उनका एनर्जी कॉर्पोरेशन है, जिस तरीके का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन है, जो इन्वेस्टमेंट चाइनीज ने ईरान में किया हुआ है, तो सैंक्शंस को एक तरीके से अमेरिकन सैंक्शंस को जो कोई डिफाई कर रहा था वो चाइना कर रहा था ईरान में। तो ईरान का सीधा सीधा चाइना के साथ एक पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक एक अलायंस है। और लेकिन आज हालात ऐसे हैं, चाइना, क्योंकि चाइना ये वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी में हमेशा रहता है। वो चाहता है कि फ्रंट में लड़ाई दूसरा लड़े और उसके पीछे से आप हर तरीके के लॉजिस्टिक सपोर्ट दो, पॉलिटिकल सपोर्ट दो। वो चाइना अभी भी कर रहा है, उसको मिलिट्रीली निश्चित रूप से सपोर्ट करेगा। जहां तक रशिया का है, देखिए रशिया जब कॉन्फ्लिक्ट, रशिया और यूक्रेन के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो ईरान ने कितना रशिया को सपोर्ट किया, चाहे वो मिसाइल के कॉन्टेक्स्ट में हो, टेक्नोलॉजी के, ड्रोन के कॉन्टेक्स्ट में हो, जो वर्ल्ड क्लास। तो निश्चित रूप से रशिया भी चाहता है कि ये थोड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक्सेलरेट हो, ताकि जो प्रेशर यूक्रेन की तरफ से रशिया पे आ रहा है वो डाइवर्ट होगा और वो मिडिल ईस्ट में जाएगा। और वहां पर कहीं ना कहीं चाइना भी पार्टी बनेगा, रशिया भी पार्टी बनेगा, ईरान एक फ्रंटलाइन लड़ाई लड़ रहा है। तो ये बात पूरा और ट्रंप का ये अंदेशा भी है कि ये वॉर एक्सेलरेट होगा और लंबा जाएगा और हमको ग्राउंड पे बूट्स को भी उतारना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरीके का एक थियोक्रेट्स जो मजबूत स्थिति में आज के दिन ईरान में बने हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा टफ एक रेसिस्टेंस देंगे, जैसे कि अफगानिस्तान में अमेरिका को दिया था। तो ये बात मान के चलिए कि वर्ल्ड वॉर तो नहीं, लेकिन एक महायुद्ध ये चल रहा है। और इस महायुद्ध में ना केवल अमेरिकन जो 15 देश या साथ में लगे हुए हैं, बाकी ईरान की तरफ से भी इनडायरेक्ट सपोर्ट करने वाले तुर्की का भी बहुत डाउटफुल स्टैंड है ईरान इस इश्यू में। तुर्की पे के बेसिस पे, अमेरिकन बेसिस तुर्की पे वो अटैक नहीं कर रहा है ईरान, और साथ ही साथ तुर्की इस अटैक को कंडेम भी किया। तो ये बात मान के चली कि कुछ ताकतें धीरे धीरे कंसोलिडेट हो रही है ईरान के पीछे, और इसको ये युद्ध को एक्सेलरेट करेगा। तो धीरे धीरे अगर ये युद्ध एक्सेलरेट होगा, यहाँ पर कैप्टन श्याम कुमार यही आपसे समझें कि अगर दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो ऐसे तो है नहीं कि आज ऐलान हो गया कि आज से सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। धीरे 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 ऐसे फ्लैश पॉइंट्स होते हैं, फ्लैश पॉइंट्स आगे बढ़ते जाते हैं और मुल्कों के उसके अंदर अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने अपने फायदे होते हैं, उस हिसाब से वो कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, प्लस वो डोमिनेंस भी चाहते हैं। तो इसी तरह से तो धीरे 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 करके एक सिचुएशन आती है साल भर में कि भाई अब ब्लास्ट ऑफ हो गया, अब ये वॉर हाथ से निकल के पूरी दुनिया में फैल गई है। क्योंकि अगर 4 दिन में 14 देश इसकी चपेट में आ गए हैं तो धीरे धीरे दायरा बढ़ भी सकता है ना। विनाश धन्यवाद। जय हिंद सनो वरुणा। 80s के दशक में भी ये हुआ था और 2003 में भी कुवैत में ये हुआ था। गल्फ में ये जो अशांति आप देख रहे हैं ये तब भी हुआ था, और हॉर्मुज में तब भी ब्लॉकेज हुई थी, तब भी माइनिंग हुई थी, और तब भी नेवल शिप्स का जमावड़ा वहां हुआ था और कोई किसी देश ने इंटरफेयर नहीं किया। खुद कई बार अशांति हुई। 655 ईरान का सिविलियन एयरक्राफ्ट मारा गया, फ्रिगेट माइन से टकरा गया, कई नौसैनिक घायल हुए। ईरान की जो नेवी है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया था अमेरिका ने पिछली बार में, क्योंकि कुछ होस्टेजेस रख लिए थे ईरान ने। तो ये पहली बार नहीं हुआ है कि इस एरिया में जो ऑयल इकोनॉमी है उस पर वर्ल्ड का ध्यान फिर से आकर्षित नहीं हुआ हो। फ्लेम पाइट फिर से बना है। पिछले साल भी बना था जब ईरान और इजराइल में भयंकर युद्ध हुआ था। उस समय युद्ध जो था वो वेस्टर्न सेक्टर में लिमिटेड रहा था, क्योंकि नेवल डिप्लॉयमेंट नहीं हुई थी। इस बार 8-9 महीने के गैप के बाद पूरी सोची समझी नीति के तहत अमेरिका कूदा, टेबल पे आया। लेकिन जो प्रॉक्सीज को जो ईरान दे रहा है समर्थन, एक, दूसरा इनरिचमेंट को टेम्पररी रोकना, और उस पर 7 पेज का जो भाषण था उसको विड्रॉ किया, तो लायर बोल दिया अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, और जो मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी बनाना, इन चीजों पे नहीं बात हुई तो वापस आए और डर लगा कि वो रिटेलिएशन में इस बार कतार में लास्ट जो किया था पिछली बार उन्होंने अटैक, इस बार पहले ही दिन कर दिया, क्योंकि खामनेई मारे गए तो मरता क्या ना करता, नी जर्क रिएक्शन, और पावर दिया सभी को कि अपनी अपनी बात संभालो। खामनेई चले गए थे लेकिन पहले दिन आफ्टरनून में बात निकल के आ गई थी कि अपनी अपनी लड़ो, क्योंकि अब ईरान को दिक्कत आने वाली है। साइप्रस तक इंगेज किया, मिडिल ईस्ट को इंगेज किया है, लगातार मिलिट्री टारगेट्स को लिक्टिमेट कहता हुआ रिहायशी इलाकों पर भी करीब करीब जहां भी वॉर बेजिंग फैसिलिटीज है इन देशों में वो सबको तंग कर रहा है। बड़ा चैलेंज है अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए कि कंटेन करना, डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना और इन कंट्रीज की तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं होने देना ताकि ये वॉर स्प्रेड ना हो। इस बात को हमें समझना है कि ट्रंप डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जीत रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं अगर अपना मिशन नहीं कामयाब हुआ तो
सोल्जर्स, ग्राउंड सोल्जर्स के लिए भी गुरेज नहीं होने, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं पुराने प्रेसिडेंट जैसा नहीं हूं कि भाई सोल्जर्स अराउंड ग्राउंड नहीं भेजूंगा। वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, जब तक मिशन अकम्प्लिश नहीं होगा मैं तो भेजूंगा, भेज के रहूंगा। ट्रंप अगर इतने अग्रेसिव हैं कर्नल राठौर, ट्रंप की ये अप्रोच है, चाइना अब तक सॉफ्ट सपोर्ट दे रहा है, रशिया भी अपनी तरफ से एक प्रेशर बिल्डिंग टेक्टिक्स चाहे बयानों के जरिए कर रहा है क्योंकि वो अपना फायदा देख रहा है यूक्रेन वॉर के फ्रंट पे। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि स्लोली ग्रेजुअली अगर आने वाले हफ्ते भर में ये वॉर नहीं सेटल डाउन होती है तो इसका दायरा और ज्यादा बढ़ता ही चला जाएगा और इसकी चपेट में कई बड़ी शक्तियां भी डायरेक्टली आ जाएंगी। देखिए पिनाज, ये इतिहास गवाह है कि अमेरिका युद्ध तो शुरू करता है लेकिन किसी भी फ्रंट पर अमेरिका ने संतोषजनक ढंग से युद्ध की समाप्ति नहीं की है। तो ये सोचना कि ये ईरान के युद्ध को अमेरिका एक कायदे से रिजीम चेंज या किसी और ऑब्जेक्टिव को लेकर बंद करेगा, ऐसा नहीं होगा। हमने अफगानिस्तान में देखा, हमने बगल के इराक में देखा, हमने लीबिया में देखा, जब अमेरिका चला गया तब वियतनाम एक हो गया। तो ये अमेरिका की आदत है, किसी भी युद्ध में आज तक न उन्हें ऑब्जेक्टिव हासिल होते हैं और ना ही वो वहाँ पर ऐसा कोई व्यवस्था छोड़ के जाते हैं जिससे कि वो देश जिंदा हो सके या फिर से खड़ा हो सके। अब बात आती है कि रूस और चीन क्यों नहीं साथ दे रहे हैं, अभी तक उन्होंने अपने पत्ते क्यों नहीं खोले। आपका कहना सही है कि ईरान के साथ दोनों की बहुत बड़ी स्टेक है, खास करके चीन की। और जैसे अगर ईरान अमेरिका के कब्जे में आ जाता है और वहाँ रजीम चेंज हो जाती है या ये रजीम गिर जाती है, चाहे ईरान का विखंडन भी हो जाए, तो एक तरीके से रूस और चीन एक झटके में मिडिल ईस्ट की जियो पॉलिटिक्स से आउट हो जाएंगे और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी डोनाल्ड ट्रंप की। तो यहाँ पर जो है चीन का ना आना वाकई बहुत आश्चर्य करता है। क्या चीन कोई आगे की बात सोच रहा है?